एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स प्रो मैक्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है हमारा क्रिटिकली इवेल्युएट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थिंकर टू द ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन छोड़ना तो एकदम बिल्कुल बेवकूफी ही मानी जाएगी। ये क्वेश्चन के रिलेटेड हर साल कुछ ना कुछ पूछा जाता ही जाता है यूनिट फर्स्ट में से। सबसे पहले इस वीडियो या लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर आपको एक कंपनी का मैनेजर बना दिया जाए तो आप कंपनी को कैसे मैनेज करोगे? सिर्फ रूल्स बनाओगे या सिर्फ एम्प्लॉयज को मोटिवेट करोगे या दोनों का बैलेंस बनाओगे? तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ रूल्स बना देंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन करेगा, या कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे उन्हें इंसेंटिव्स देकर, मोटिवेशनल टूल स्पीकर ये सब यूज कर, या कुछ बच्चे कह रहे हैं हम दोनों का बैलेंस बनाकर उन्हें मोटिवेट भी करेंगे और रूल्स भी चेंज करेंगे। सो द आंसर इज दोनों का बैलेंस होना जरूरी है और यही इसका सही आंसर है। इसी सवाल का आंसर ढूंढने की कोशिश की थी हमारी अलग अलग मैनेजमेंट थिंकर्स ने। कुछ थिंकर्स ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन तब सक्सेसफुल होगी जब प्रॉपर रूल्स डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर होगा, और कुछ थिंकर्स ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन तब सक्सेसफुल होगी जब हम एम्प्लॉयज को खुश करेंगे, मोटिवेटेड फील कराएंगे एंड सेटिस्फाइड होंगे। इसी वजह से मैनेजमेंट थ्योरी को दो मेजर स्कूल्स में डिवाइड किया गया, एक क्लासिकल स्कूल एंड अनदर वन इज न्यू क्लासिकल स्कूल। आज हम पहले क्लासिकल थिंकर को डिटेल में समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल कॉमर्स प्रो मैक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी होती क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो हमें बताती है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एम्प्लॉयज का बिहेवियर कैसा होता है, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली कैसे चला सकती है और गोल्स कैसे अचीव किए जा सकते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी हमें ऑर्गेनाइजेशन को समझने और एफिशिएंटली मैनेज करने का एक साइंटिफिक तरीका सिखाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन बाय डब्ल्यू रिचार्ड स्कोट। W. Richard Scott's के according, organizational theory is the study of the structure and functioning of the organization and the behavior of the groups and individuals within them. इस definition को हम simple meaning के साथ समझते हैं। Organizational theory सिर्फ building या फिर department की बात नहीं करते हैं, ये employees, managers, teamwork और organization के structure सभी को study करते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं पार्ट 1 क्लासिकल थिंकर, इंट्रोडक्शन टू द क्लासिकल स्कूल। क्लासिकल स्कूल का डेवलपमेंट 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी के बिगनिंग में हुआ था। उस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, फैक्ट्रीज बहुत फास्ट ग्रो कर रही थी, लेकिन प्रॉब्लम भी बहुत थी, जैसे कि प्रोडक्शन स्लो था, वर्कर्स अनट्रेन्ड थे उस टाइम पर, टाइम वेस्ट होता था ज्यादा और रिसोर्सेज वेस्ट होते थे, कोई प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था। इसीलिए कुछ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने सोचा अगर ऑर्गेनाइजेशन को साइंटिफिक तरीके से हम मैनेज किया जाए तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। इसी थिंकिंग से क्लासिकल स्कूल का बर्थ हुआ और क्लासिकल थिंकर का मेन फोकस था एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन, रूल्स, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी पीपल से पहले प्रोसेस पर। एंड क्लासिकल स्कूल में मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे, सबसे इम्पोर्टेंट तीन, एफ डब्ल्यू टेलर,
हेनरी फ्यूल एंड मैक्स वेबर। एग्जाम में इन तीनों का नाम जरूर लिखना। जैसे मैंने आपको चार्ट में बनाकर दिखाया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो कि हेनरी फ्यूल ने दिया एंड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी मैक्स वेबर ने दी। अब बात करते हैं सबसे पहले थिंकर की, जो कि है एफ.डब्ल्यू. टेलर, फेडरिक विंस्लो टेलर। टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फैक्ट्रीज में वर्कर्स अपनी मर्जी से काम करते हैं। हर वर्कर का काम करने का अलग तरीका था, जिसका रिजल्ट निकला टाइम भी वेस्ट होता था और प्रोडक्टिविटी भी कम होती रही। टेलर ने कहा कि हर काम करने का एक बेस्ट साइंटिफिक मेथड होना चाहिए। So, Taylor के according, scientific management is the art of knowing exactly what you want workers to do and then seeing that they do it in the best and the cheapest way. मतलब मैनेजमेंट को क्लियरली पता होना चाहिए क्या काम करवाना है, कैसे करवाना है और किस मेथड से करवाना है, ताकि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट मिले। फॉर एग्जाम्पल, सोचो एक वर्कर 1 घंटे में 10 बॉक्सेस पैक करता है और दूसरी तरफ दूसरा वर्कर सिर्फ 6 ही बॉक्सेस पैक कर रहा है 1 घंटे में। तो टेलर ऑब्जर्व करेगा कि कौन सा मेथड बेटर है, फिर वही बेस्ट मेथड सब वर्कर को सिखाया जाएगा, जिसका जो रिजल्ट निकलेगा कि सब वर्कर वही मेथड को अप्लाई करेंगे और जिससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बेसिकली 4 प्रिंसिपल दिए थे। सबसे पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जिसका मतलब ये था कि गेस वर्क नहीं, साइंटिफिक मेथड को यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड स्टैंडर्ड टूल। सेकेंड प्रिंसिपल इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब वर्कर और मैनेजमेंट को लड़ना नहीं चाहिए, दोनों को मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कंपटीशन की जगह कॉर्पोरेशन होना चाहिए, मैनेजर्स और एम्प्लॉय एक टीम की तरह काम करें। एंड द फोर्थ प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, हर एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उसकी स्किल्स इंप्रूव की जानी चाहिए और राइट पर्सन को राइट जॉब पर रखना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ एंड क्रिटिसिज्म ऑफ टेलर्स थ्योरी। सबसे पहले स्ट्रेंथ देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई और टाइम एंड कॉस्ट रिड्यूस हुआ। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस रैशनल साइंटिफिक थिंकिंग इन मैनेजमेंट। एफ.डब्ल्यू. टेलर की इस थ्योरी ने साइंटिफिक थिंकिंग इंट्रोड्यूस की एंड जिससे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का फाउंडेशन उन्हें मिला। और इस थ्योरी के क्या क्या क्रिटिसिज्म थे? सबसे पहला क्रिटिसिज्म था ट्रीटेड वर्कर्स लाइक द मशीन, वर्कर्स को मशीन की तरह ट्रीट किया गया कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा काम करवाया गया। और सेकंड है इग्नोर्ड ह्यूमन एंड सोशल नीड, ह्यूमन इमोशंस को इग्नोर किया गया, उनके इमोशन को उन्हें इमोशनलेस समझा गया और उनसे से ज्यादा काम करवाया गया। लेड टू मोनोटनी एंड डिससेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन कम हो गई एंड टू मच एम्फेसिस ऑन कंट्रोल, एंड बहुत ज्यादा अपना कंट्रोल रखा उन पर। क्लासिकल स्कूल का नेक्स्ट कंट्रीब्यूटर है हेनरी फ्यूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। फ्यूल इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। टेलर ने शॉप फ्लोर पर फोकस किया, लेकिन फ्यूल ने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट पर फोकस किया। फ्यूल की डेफिनेशन देखते हैं। फ्यूल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट का मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट के 5 फंक्शन कहलाते हैं। The key contributions are 14 principles of management. फ्यूल ने टोटल 14 प्रिंसिपल दिए। एग्जाम में अगर सब याद ना हो तो कम से कम कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जरूर लिखो, जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर का, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड इक्विटी, ऑर्डर, इनिशिएटिव एंड एस्पायर्ड डेकॉर्ड, जिसे टीम स्पिरिट भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने अपने स्कूल के बारे में सोचिए। जो प्रिंसिपल है स्कूल का वो प्लानिंग करता है, टीचर्स जो है वो ऑर्गेनाइजिंग करते हैं एंड स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, सब कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं।
एंड में रिजल्ट इवेल्युएट किया जाता है। ये फ्यूल के मैनेजमेंट फंक्शन का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। प्रिंसिपल ने प्लानिंग की कि इस साल हमारा रिजल्ट सबसे बेस्ट आएगा, हमारे बच्चे जो हैं इस बार इतने ज्यादा टॉप करने चाहिए कि हमारे स्कूल का रिजल्ट है पूरे पंजाब में बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और इवन कि इन इंडिया हमारे स्कूल का रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। और टीचर्स ने ऑर्गेनाइज किया। कैसे ऑर्गेनाइज किया? उन्होंने बच्चों को सारा सिलेबस, ठीक है, उनको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया और टीचर्स ने रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करवाए क्लासेस में। एवरी वीकेंड टेस्ट कंडक्ट किए गए और बच्चों ने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया कि हाँ, इस बार हम सभी मिलकर मेहनत करेंगे और अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। सब कोऑर्डिनेशन से काम करते रहे और एंड में रिजल्ट क्या निकला? जिस दिन बच्चों का रिजल्ट आया तो सबसे अच्छा रिजल्ट वही स्कूल का आया। ठीक है, ये थी इसकी सिंपल सी एग्जांपल। अब डिस्कस करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म एंड स्ट्रेंथ। सबसे पहला एडवांटेज है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स यूजेबल ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो कि हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो सकता है। सेकंड है फर्स्ट अटेम्प्ट टू डिफाइन द मैनेजमेंट क्लियरली। मैनेजमेंट को क्लियरली डिफाइन किया गया, मॉडर्न मैनेजमेंट का फाउंडेशन दिया, आज भी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में यूज होता है। अब डिस्कस करते हैं क्रिटिसिज्म। सबसे पहला है टू रिजिड एंड फॉर्मल। प्रिंसिपल रिजिड है, डायनेमिक एनवायरनमेंट में हर जगह अप्लाई नहीं होता है। ह्यूमन बिहेवियर को इग्नोर किया गया इस थ्योरी में और मोटिवेशन पर फोकस कम किया गया। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करते हैं ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी विच इज गिवन बाय मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है रूल्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को चलाना। एंड मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है जिसमें डिवीजन ऑफ वर्क, हिरार्की, रूल्स और इनपर्सनैलिटी होती है। इस थ्योरी के कुछ फीचर्स हैं जैसे कि क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क, हिरार्की, written rules, merit-based selection, and impersonal behavior. For example, गवर्नमेंट ऑफिसर, बैंक, आर्मी एंड यूनिवर्सिटीज यहाँ सब रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। प्रमोशन भी रूल्स के बेसिस पर ही होता है। इस थ्योरी के कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं। स्ट्रेंथ क्या है? फेयरनेस, स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, स्पेशलाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। एंड क्रिटिसिज्म इज टू मच रेड टेपिज्म, डिसीजन मेकिंग स्लो होता है, क्रिएटिविटी कम है, इनोवेशन रिड्यूस हुआ इसमें और एम्प्लॉयज को मैकेनिकल फील होता था कि हमारे से मशीन की तरह काम करवाया जाता है। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करते हैं क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। अब पूरे क्लासिकल स्कूल का इवेल्युएशन करते हैं, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन एंड नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था? मैनेजमेंट को साइंटिफिक बनाया गया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिया गया, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव की गई, डिवीजन ऑफ वर्क इंट्रोड्यूस किया एंड फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मॉडर्न मैनेजमेंट का फाउंडेशन दिया। लिमिटेशंस क्या है? इग्नोर्ड ह्यूमन एंड सोशल एस्पेक्ट, ह्यूमन इमोशंस को इग्नोर किया, एम्प्लॉयज मोटिवेशन पर फोकस नहीं किया, रूल्स पर ओवर डिपेंडेंसी बनाए एंड वन बेस्ट वे अप्रोच माना गया इसे, जो कि वो नहीं है एंड डायनेमिक एनवायरनमेंट के लिए सुटेबल नहीं था ये। इन तीनों क्लासिकल थिंकर को याद करने का ट्रिक है TFW, टेलर, फेयोल एंड वेबर। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट सेकेंड, नियो क्लासिकल थिंकर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं टू द नियो क्लासिकल स्कूल। ड्यूरिंग द 1930s के बाद रिसर्चर्स ने रियलाइज किया कि सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना ही मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, एम्प्लॉयज की हैप्पीनेस भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होंगे तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। इसीलिए न्यू क्लासिकल स्कूल ने एम्फसाइज किया कि ह्यूमन बिहेवियर, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स पर। मतलब सिंपल वर्ड्स में पीपल फर्स्ट प्रोसेस लेटर। बट क्लासिकल थिंकर में हमने क्या पढ़ा था? पीपल लास्ट एंड प्रोसेस फर्स्ट। बट इस थ्योरी में पीपल फर्स्ट प्रोसेस लेटर। यही है न्यू क्लासिकल अप्रोच का मेन आइडिया। अब डिस्कस करते हैं मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ न्यू क्लासिकल स्कूल। इसके मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे एल्टन मायो,
अब्राहम मास्लो, डूगल्स एमसी ग्रेगर एंड चेस्टर बर्नार्ड। एग्जाम में इन चारों का नाम जरूर याद रखें और लिखें। सबसे पहले बात करते हैं एल्टन मायो। एल्टन मायो को फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट कहा जाता है। ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट को समझने के लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक कंपनी थी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, जो कि हॉथॉर्न प्लांट यूएसए में थी। रिसर्चर ने सोचा अगर फैक्ट्री में लाइट बढ़ा दी जाए तो वर्कर्स ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। उन्होंने लाइटिंग इंक्रीज की, प्रोडक्शन बढ़ गई। फिर उन्होंने लाइटिंग कम कर दी, सरप्राइजिंगली प्रोडक्शन फिर भी बढ़ गई। अब वो कंफ्यूज हो गए, आखिर रीजन क्या था। रिसर्च के बाद पता चला वर्कर इसीलिए अच्छा काम कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि कंपनी उनकी केयर कर रही है, यानी इंटेंशन इटसेल्फ बिकम्स अ मोटिवेशन। इसी एक्सपेरिमेंट को हाथोर्नी एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एल्टन मायो के मेन फाइंडिंग्स थे, मनी ही सब कुछ नहीं होती, एम्प्लॉयज सोशल नीड भी रखते हैं। सेकंड, इनफॉर्मल ग्रुप्स बहुत पावरफुल होते हैं। ऑफिस में फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करता है। थर्ड, गुड कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। मैनेजर और एम्प्लॉयज के बीच कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। फोर्थ, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करती है। लीडर्स एम्प्लॉयज को इंस्पायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर क्लास में सिर्फ डांटे तो स्टूडेंट बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर टीचर अप्रिशिएट भी करे तो स्टूडेंट और इंटरेस्टिंग से पढ़ेंगे। ही एल्टन मायो की थ्योरी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अब इस थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या थी? एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हुई, टीम वर्क इम्प्रूव हुआ, एचआर डिपार्टमेंट का इंपॉर्टेंस बढ़ा और कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुई। बट लिमिटेशन क्या थी इस थ्योरी की? प्रोडक्टिविटी को कंपैरिजन में ह्यूमन रिलेशन पर ज्यादा फोकस हुआ, हर सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं था और इस थ्योरी के साइंटिफिक मेजर्स कम थे। अब दूसरे थिंकर थे अब्राहम मास्लो। मास्लो ने कहा कि हर इंसान के कुछ नीड्स होती हैं। जब लोअर नीड्स को सेटिस्फाई हो जाती हैं तब हायर नीड्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। उन्होंने नीड्स को पिरामिड के फॉर्म में एक्सप्लेन किया। ये जो नीड्स है वो नीचे से स्टार्ट होती हैं: साइकोलॉजिकल सेफ्टी, लव, बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे पहले फर्स्ट नीड को डिस्कस करते हैं, साइकोलॉजिकल नीड। ये बेसिक नीड्स होती हैं: फूड, वाटर, एयर, स्लीप एंड सैलरी। अगर एम्प्लॉयज को सैलरी ना मिले तो वो मोटिवेशन फील करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा। सेकेंड टाइप ऑफ नीड इज सेफ्टी नीड। एम्प्लॉयज को सिक्योरिटी चाहिए होती है, जैसे जॉब सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, सेफ वर्क प्लेस एंड मेडिकल बेनिफिट। थर्ड इज लव एंड बिलोंगिंगनेस। हर इंसान चाहता है कि फ्रेंड्स, टीम वर्क, रिस्पेक्ट एंड बिलोंगिंगनेस उसे मिले। फोर्थ नीड इज एस्टीम नीड। एम्प्लॉयज चाहते हैं कि प्रमोशन मिले, रिकॉग्निशन मिले, कंपनी में रिवॉर्ड्स मिले, अवार्ड्स मिले, रिस्पेक्ट मिले। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। नेक्स्ट टाइप ऑफ नीड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये सबसे हाईएस्ट लेवल की नीड है। एम्प्लॉयज अपनी फुल पोटेंशियल अचीव करना चाहते हैं, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, लीडरशिप एंड पर्सनल ग्रोथ के साथ। अब तीसरा थिंकर आ जाता है हमारा डुगल्स एमसी ग्रेगर। डुगल एमसी ग्रेगर, उन्होंने एम्प्लॉयज को दो कैटेगरीज में एक्सप्लेन किया है: थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग मैनेजर एज्यूम करता है कि एम्प्लॉयज काम पसंद नहीं करते, ठीक है, काम से बचना चाहते हैं, उनको कंट्रोल करना पड़ता है और पनिशमेंट देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में स्टूडेंट्स होमवर्क तभी करते हैं जब टीचर उन्हें पनिशमेंट देती हैं। ये थ्योरी एक्स की अप्रोच है। वेयर एज थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, खुद काम करना चाहते हैं और क्रिएटिविटी दिखाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर बिना किसी प्रेशर के डेली व्लॉग्स, डेली वीडियोस अपलोड करता है क्योंकि उसे अपना काम पसंद है। ये थ्योरी वाई की अप्रोच है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? थ्योरी एक्स कंट्रोल, फियर और पनिशमेंट इंक्लूड करता है, वेयर एज थ्योरी वाई ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मोटिवेशन इंक्लूड करता है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ कंट्रीब्यूटर हमारा आ जाता है
चेस्टर बर्नार्ड, जिसने एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी दी थी। अब चेस्टर बर्नार्ड ने अथॉरिटी को एक नया कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि अथॉरिटी तभी इफेक्टिव होती है जब एम्प्लॉयज उस अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें। सिर्फ डेजिग्नेशन से अथॉरिटी पावर नहीं बनती, एक्सेप्टेंस भी जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर अगर स्टूडेंट का रिस्पेक्ट अर्न करता है तो स्टूडेंट नेचुरली उसकी बात मानते हैं। ये एक्सेप्टेंस थ्योरी है। बर्नार्ड का मेन आइडिया था कॉर्पोरेशन, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी एंड टीम वर्क। अब डिस्कस करते हैं क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द न्यू क्लासिकल थ्योरी। इसके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन एंड लिमिटेशन डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जैसे कि सबसे पहले है ह्यूमन बीइंग आर सेंट्रल टू द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। एम्प्लॉयज को इम्पोर्टेंस दी, मोटिवेशन इंप्रूव की, लीडरशिप को इम्पोर्टेंस दी, टीम वर्क इंक्रीज हुआ, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का फाउंडेशन बना एंड HRM का डेवलपमेंट हुआ। एंड इस थ्योरी के लिमिटेशन थे जैसे कि कभी कभी ह्यूमन रिलेशन पर ओवर एम्फसाइज हो जाता था, प्रोडक्टिविटी को इग्नोर कर देता था, साइंटिफिक अप्रोच कम है और टेक्निकल इंडस्ट्रीज में हर सिचुएशन में सुटेबल नहीं है। अब डिस्कस करते हैं विच थ्योरी इज मोर रेलिवेंट टुडे। ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, TCS या Amazon जैसी कंपनीज को देखो तो क्या एम्प्लॉयज को सिर्फ रूल्स फॉलो करना पड़ता है? नहीं, उन्हें फ्रीडम मिलती है, इनोवेशन इंकरेज होता है, टीम वर्क होता है, रिकॉग्निशन मिलती है, ट्रेनिंग दी जाती है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिलते हैं। ये सब न्यू क्लासिकल थ्योरी की वजह से पॉसिबल हुआ। अब व्हाई न्यू क्लासिकल थ्योरी इज मोर रेलिवेंट टुडे? सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है एम्प्लॉयज नॉलेज वर्कर होते हैं, सिर्फ लेबर नहीं। इनोवेशन इंपॉर्टेंट है, रूल से इनोवेशन नहीं होती, क्रिएटिविटी से होती है। थर्ड, HRM का मेन इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है। एम्प्लॉयज इंगेजमेंट, मोटिवेशन, लीडरशिप, ट्रेनिंग सब न्यू क्लासिकल अप्रोच पर डिपेंड करते हैं। फोर्थ, कम्युनिकेशन और टीम वर्क। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन टीम पर चलती है। एंड फिफ्थ, वर्क लाइफ बैलेंस। कंपनीज एम्प्लॉयज वेलबींग पर फोकस करती है। ये भी न्यू क्लासिकल थिंकिंग का रिजल्ट होता है। क्या क्लासिकल थ्योरी कंप्लीटली आउटडेटेड है? बिल्कुल नहीं। आज भी टेलर की एफिशिएंसी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है। फ्यूल के मैनेजमेंट फंक्शन हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं। एंड वेबर की ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बैंक और मिलिट्री में इंपॉर्टेंस होती है। इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन दोनों अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन यूज करती है। सो इन शॉर्ट, क्लासिकल स्कूल का मेन फोकस होता है स्ट्रक्चर, रूल, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन पर, वेयर एज न्यू क्लासिकल स्कूल का मेन फोकस होता है पीपल, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क पर। क्लासिकल थ्योरी में प्रोसेस पर फोकस किया जाता है, वेयर एज न्यू क्लासिकल थ्योरी में पीपल पर। बस ये एक लाइन याद रखना, ठीक है। एट लास्ट कंक्लूजन डिस्कस करते हैं। क्लासिकल और न्यू क्लासिकल दोनों स्कूल ने मैनेजमेंट को एक नया डायमेंशन दिया है। क्लासिकल थिंकर ने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और एफिशिएंसी दी है, जबकि न्यू क्लासिकल थिंकर ने एम्प्लॉयज को मोटिवेशन, एम्प्लॉयज लीडरशिप और टीम वर्क की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया है। आज के मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में न्यू क्लासिकल अप्रोच ज्यादा रेलिवेंट मानी जाती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन, एम्प्लॉयज एंगेजमेंट और कोलैबोरेशन पर फोकस करती है। फिर भी प्रैक्टिकल मैनेजमेंट में क्लासिकल और न्यू क्लासिकल दोनों अप्रोचेस का बैलेंस कॉम्बिनेशन सबसे इफेक्टिव माना जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त, फ्रेंड्स और स्कूलमेट्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विद कॉमर्स प्रो मैक्स।